हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं कुमार सुमन आपका स्वागत करता हूं इनॉक्स एकेडमी के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर 4 जिसका नाम है वस्त्र, और आज हमारा है लेक्चर नंबर 1। इसमें हम लोग कपड़ों के बारे में जानेंगे जो कि हम लोग बहुत अच्छे पसंद से अपनी पसंद से ख़रीदते हैं। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बातें जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। जिन भी बच्चे को क्लास नोट्स PDF चाहिए वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। हमारे जितने भी सोशल अकाउंट्स हैं सभी का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर यूट्यूब के अबाउट में जाके दे रखा है, तो वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की अगर समस्या आती है तो आप वीडियो के नीचे टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। दूसरी बात कि कुछ लोग हैं जो कि डाउट ग्रुप में बहुत सारे लिंक को भेज रहे हैं, उनका लिंक मैं डिलीट करता हूं, देखता हूं तो। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं आपसे कि आप अपनी डाउट टेक्स्ट फॉर्म में पूछें, किसी भी प्रकार के लिंक को सेंड ना करें। अगर आप ज़्यादा करते हैं इस चीज़ को तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसलिए अब आपको डाउट पूछने के लिए वो सुविधा दी गई है, डाउट ग्रुप मैंने ओपन किया है इसीलिए। तो आप अपने से डाउट पूछिए और बाकी किसी भी प्रकार की फालतू की चीज़ें उसमें सेंड ना करें, रिक्वेस्ट है आपसे। तो देखिए आज हम लोग वस्त्र की बात करेंगे। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। पहला रोटी, कपड़ा और मकान। तो इन्हीं 3 मूलभूत आवश्यकताओं में से एक वस्त्र है हमारा। ऐसा आज कहा जाता है कि हमारी चौथी मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं वो इंटरनेट है, मोबाइल फ़ोन है। ऐसा नहीं है। ये भले आप ये वीडियो मोबाइल के ज़रिए देख रहे हैं, इंटरनेट के ज़रिए देख रहे हैं, लेकिन अगर व्यक्ति को इंटरनेट या मोबाइल नहीं मिले तो फिर भी वो सर्वाइव कर सकता है। लेकिन अगर आपको रोटी, कपड़ा और मकान इन तीनों चीज़ों की कमी हो जाए तो व्यक्ति का सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो 3 मूलभूत आवश्यकताओं में से एक जिसको हम लोग आज पढ़ेंगे वस्त्र। वस्त्र का उपयोग लोग बहुत पहले से कर रहे हैं, अपने शरीर को ढकने के लिए कर रहे हैं, विभिन्न मौसमों से बचने के लिए कर रहे हैं, और सुंदर व आकर्षक दिखने के लिए भी वस्त्रों का उपयोग किया जाता है। अब मैं बात करूं कि विभिन्न प्रकार के कपड़े जो कि आपने देखे होंगे, कि जैसे कि आपका साड़ी, धोती, कुर्ता पैजामा, शर्ट, कमीज, कुछ भी ले लीजिए एग्जाम्पल। और कुछ वस्त्रों के मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि चादर, पर्दे, तौलिया जिस पे आप पैर पोंछते हो, वो सभी। इन सभी के कपड़ों में कुछ न कुछ विभिन्नताएं होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि विभिन्न प्रकार का वस्त्र जो होता है उनके तैयार करने वाले कपड़ों में विभिन्नताएं होती हैं। यानी कि विभिन्न प्रकार का वस्त्र विभिन्न प्रकार के कपड़ों से बनता है। कपड़े अलग अलग होते हैं तो वस्त्र भी अलग अलग तैयार होते हैं। वस्त्रों की इतिहास की मैं बात करूं तो बहुत पहले जब लोग धरती पे आए थे तो उन्हें वस्त्र बनाने के बारे में पता नहीं था। वैसे ही अपना जीवन व्यतीत करते थे। फिर धीरे धीरे प्रारंभ में उन्होंने क्या किया, शुरू में उन्होंने पेड़ पत्तियों की छाल से अपने शरीर को ढकना शुरू किया। पशुओं की खाल से उन्होंने अपने शरीर को ढका। फिर उसमें छोटे छोटे छेद बनाकर पशुओं की पतली सी चमड़ी को काट के एक दूसरे से उस छेद में से रस्सी, जिसे आप लोग बोरा में सीटते हैं, वैसे करके उसने आपस में जोड़ना प्रारंभ किया। उसके बाद फिर उसने लताओं को आपस में बुनना, घासों को आपस में बुनना सीखा। उनसे फिर कपड़े बनाने धीरे धीरे शुरू किए। फिर उसके बाद उन्होंने पशुओं की बालों में ऐंठन देके रस्सियाँ बनाना शुरू की। धीरे धीरे फिर वो इसमें अपने तकनीक को यूज़ करते गए, अपनी बुद्धि को यूज़ करते गए, और आज मनुष्य यहाँ पे खड़ा है जहाँ कि वो अपनी मनचाहे अपनी पसंदीदा रंग का कपड़ा बना सकता है। तो ऐसा कहा जाता है, वे लोग जो इतिहास को जानते हैं, समझते हैं, वो लोग कहते हैं कि पुरातन भारत और मिस्र के लोग जो थे वो रुई के वस्त्र बनाते थे, यानी कि कॉटन के वस्त्र बनाते थे। और जो रुई की खेती होती थी वो या तो गंगा नदी के किनारे और नील नदी के किनारे होती थी, यानी कि गंगा नदी भारत में और नील नदी मिस्र में। तो इसकी खेती कहाँ पे होती थी? तो इन दोनों नदियों के किनारे में होती थी। रेशम के कीटों से
रेशम के कीटों से रेशम प्राप्त करने की सबसे पहले जो विधि लोगों में आई थी वो चीन के लोगों में आई थी। इसलिए जब उसने जैसे विधि सबसे पहले सीख ली तो सबसे पहले रेशमी वस्त्र बनाने का प्रारंभ भी चीन के लोगों ने ही किया। और उसी काल जब कि लोग रेशमी वस्त्र तैयार कर रहे थे, लोगों को एक फ्लैक्स नामक पादप से रेशे प्राप्त करने की भी जानकारी प्राप्त हुई। यानी कि जिस काल चीन के लोगों ने रेशम के कीट से रेशम निकालना और वस्त्र बनाना सीखा, उसी समय क्या हुआ कि फ्लैक्स नामक पौधे से भी ये पता चला मनुष्यों को कि उससे भी कहीं ना कहीं रेशे निकाले जा सकते हैं। तो उस पौधे का नाम क्या था? फ्लैक्स। उसके बाद फिर एक चीज़ की खोज हुई जिन्होंने की वस्त्र की बनावट यानी कि वस्त्र उद्योग में क्रांति को लाके खड़ा कर दिया, वो है सुई। तो सुई जो है उसने इतनी बड़ी क्रांति को जन्म दी वस्त्र बनाने में कि आज आप जो देख रहे हैं इतने सारे वस्त्र, वो कहीं ना कहीं सुई का भी उसमें मेन योगदान रहता है। इन सभी चीज़ों को हम लोग लिखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग एक टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे जिसका नाम है कपड़ा तैयार करने की विधि। कपड़ा तैयार करने की विधि क्या है, उसमें बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी पॉइंट्स को हम लोग नोट डाउन करेंगे। तो पहले हम लोग वस्त्र के बारे में जानते हैं कि ये जो आपका हेडिंग दिया हुआ है ये क्या है कि 3 मूलभूत आवश्यकताओं में से 3 मूलभूत आवश्यकताओं में से एक। इसका उपयोग क्या है? विभिन्न मौसमों से बचने के लिए, विभिन्न प्रकार की मौसमों से बचने के लिए। और एक इसका जो है वो ये है कि इसका जो है उपयोग जब हम लोग कपड़ा पहनते हैं तो सुंदर व आकर्षक दिखते हैं, सुंदर व आकर्षक दिखने के लिए। तो वस्त्र जो है कि वो 3 मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है, विभिन्न प्रकार के मौसमों से हमें बचाता है और सुंदर और आकर्षक भी हम लोग दिखते हैं जब हम लोग वस्त्रों का उपयोग करते हैं। वस्त्रों का इतिहास भी मैं आपको समझा चुका हूँ। तो एक हेडिंग हम लोग डालेंगे यहाँ पे, वस्त्रों का इतिहास। वस्त्रों का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ द क्लॉथ्स, हिस्ट्री ऑफ क्लॉथ्स यानी कि वस्त्रों का इतिहास। तो वस्त्रों का इतिहास में हम लोग लिखेंगे कि इतिहासविदों के अनुसार, इतिहास वेदों के अनुसार पुरातन भारत व मिस्र के निवासी रुई के वस्त्र बनाते थे, रुई के वस्त्र बनाते थे।
ठीक। तो इतिहासविदों के अनुसार पुरातन भारत और मिस्र के जो लोग थे वो क्या करते थे कि रुई के वस्त्र बनाते थे। और रुई की खेती जो होती थी वो या फिर कपास की खेती भी उसे हम लोग बोलते हैं कि रुई के लिए जो कपास की खेती होती थी वो या जो गंगा नदी के किनारे होती थी और मिस्र नदी के किनारे होती थी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि रुई के लिए कपास की खेती, रुई के लिए कपास की खेती गंगा व मिस्र सॉरी भाई क्या लिख दिया मैं, सॉरी गंगा, मगर मिस्र बोल दिया हूँ मैं तो समझ जाना कि नील नदी के किनारे होती थी, गलती हो गया मैं बोलने में। तो रुई के लिए कपास की खेती गंगा व नील नदी के किनारे होती थी। तो गंगा व नील नदी के किनारे होती थी। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि नील नदी के किनारे, ठीक। रुई के लिए कपास की खेती गंगा व नील नदी के किनारे होती थी। रेशम के कीटों से रेशम प्राप्त करने की कला सबसे पहले चीन के लोगों ने सीखा था। तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ तक आपको क्या दिख रहा है भाई, एक बार तो मैं देख लेता हूँ। हाँ, रेशम के कीटों से रेशम प्राप्त करने की कला सबसे पहले चीन वासियों ने सीखा था। रेशम के कीटों से रेशम प्राप्त करने की कला सबसे पहले चीन वासियों ने सीखी। तो सबसे पहले किसने सीखी? चीन वासियों ने सीखी। तो यहां तक आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए फटाक से। जल्दी जल्दी नोट कीजिए।
तो देखिए आपका हो गया इधर। तो भाई चलिए अब आगे हम लोग तो देखिए कपड़ा तैयार करने की विधि क्या है कि हमारे द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले वस्त्र जो होते हैं, वस्त्र कपड़ों के बने होते हैं। कपड़े कई प्रकार के हो सकते हैं और जब कपड़े अलग अलग प्रकार के होते हैं तो वस्त्रों में भी विभिन्नताएं आ जाती हैं। लेकिन विभिन्न प्रकार के कपड़े होने के बावजूद उसमें एक समानता यह होती है कि ये सभी जो होती है अनगिनत पतली, यानी कि बहुत पतली, अनगिनत पतली, महीन तथा लंबी रचनाओं की बनी होती है। कपड़े जो होते हैं वो अनगिनत पतली, महीन तथा लंबी रचनाओं के बने होते हैं और यही रचनाएं जो होती है इसी को क्या कहा जाता है? तंतु कहा जाता है। इसी रचना को क्या कहा जाता है? तंतु कहा जाता है। ये कैसी होती है? पतली, अनगिनत पतली, लंबी और बिल्कुल महीन, यानी कि बहुत ही पतला होता है। महीन जिसे कहते हैं हम लोग, बहुत ही छोटा, यानी कि बहुत आपको मतलब जब तक पास नहीं आएगा तब तक दिखेगा नहीं। तो ऐसी रचनाएं ही क्या कहलाती हैं? तंतु कहलाती है। तंतु से दो भागों में कपड़े तैयार किए जाते हैं, ठीक, दो मुख्य चरणों में कपड़े तैयार किए जाते हैं। तंतु से दो चरणों में कपड़े तैयार किए जाते हैं। एक जो चरण होता है पहला, जिसे कि कताई कहा जाता है, इंग्लिश में स्पिनिंग कहा जाता है, और दूसरा जो होता है बुनाई कहा जाता है, यानी कि वेविंग कहा जाता है। तंतु की लंबाई जो होती है वो बहुत ही छोटी होती है। तंतुओं को कताई द्वारा तंतुओं से लंबे लंबे सूत या धागे जो होते हैं तैयार किए जाते हैं, लेकिन यह प्रोसेस कताई के द्वारा होती है। मेरी बात को समझिएगा कि कताई द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि तंतुओं से लंबे लंबे सूत या धागे तैयार करते हैं। सूत जो और तंतु होते हैं कैसे कि लंबाई इनकी छोटी होती है, और जब इसे लंबा करना होता है तो उस प्रोसेस के लिए हम लोग कताई प्रोसेस का यूज़ करते हैं, जिसे कि इंग्लिश में स्पिनिंग कहते हैं। तंतुओं से तैयार किए गए सूत, तंतु से जो सूत तैयार किया जाता है उसे यार्न कहा जाता है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि यार्न किसे कहा जाता है, तो आप इसे ऐसे लिखना कि तंतुओं से तैयार किए गए सूत को ही यार्न कहा जाता है। कताई की प्रक्रिया में क्या होता है कि कई तंतुओं को एक साथ लपेटा जाता है, जिसकी वजह से उसमें मजबूती भी आ जाती है और लंबाई भी बढ़ जाती है। अब देखिए, रेशा या तंतु से सूत या धागा तैयार करने की जो विधि होती है उसे ही कताई कहा जाता है। कताई किसे कहा जाता है कि रेशा या तंतु से सूत या धागा तैयार करने की विधि को कताई कहा जाता है। और इसमें जो उपकरण उपयोग किया जाता है, यानी कि कताई विधि में जो उपकरण उपयोग किया जाता है उसे हस्त तकवा या तकली कहा जाता है। हस्त तकवा या तकली कहा जाता है। इससे धागा तैयार करने के लिए रुई से रेशों को खींचकर लगातार ऐंठा जाता है। यानी कि हस्त तकवा या तकली में क्या होता है कि जब इसे धागा तैयार किया जाता है करने के लिए, धागा जब इससे तैयार हम लोग करेंगे तो क्या होता है कि रुई से रेशों को खींचकर लगातार ऐंठा जाता है। तो यही प्रोसेस आपका क्या हो गया कि कताई हो गया। और हस्त तकवा या तकली में रुई से रेशे को खींचकर लगातार ऐंठा जाता है, तो उसी को हम लोग कताई कहते हैं बेसिकली। बड़े पैमाने पर यार्न कताई मशीन से तैयार किया जाता है, यानी कि जब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ती है यार्न की तो उसका जो प्रोसेस है तैयार करने का वो कताई है। लेकिन छोटे पैमाने पर जब उसका उपयोग किया जाता है तो उसे चरखे या फिर जब छोटे पैमाने पर सूत की आवश्यकता होती है तो चरखे से तैयार किया जाता है। और इसी चरखे से सूत को तैयार करने की विधि जो थी उसका नाम कुटीर उद्योग पड़ा।
कुटीर उद्योग हम लोग ऐसे उद्योग को कहते हैं जो आप अपने घरों में चला सकते हैं। तो कुटीर उद्योग ऐसे उद्योगों का नाम है जो कोई भी व्यक्ति अपने घर में चला सके, उसी को कुटीर उद्योग कहते हैं। तो उस समय कुटीर उद्योग में क्या होता था कि लोग घरों में ही चरखे से अपना सूत बनाते थे। और ऐसा इसीलिए क्योंकि जब क्रांति हुई थी तो महात्मा गांधी ने, जिसे कि हम लोग फादर ऑफ द नेशन कहते हैं, उसने क्या किया कि अंग्रेजी मिल में बने हुए कपड़ों का बहिष्कार करना शुरू किया, जिस वजह से लोगों ने चरखे को अपनाया, जिन्होंने चरखे को बढ़ावा दिया, और इसी कारण से इसे कुटीर उद्योग के नाम से भी जाना जाने लगा, क्योंकि लोग घरों में ही कपड़े को तैयार कर लेते थे उस समय। तो इन्हीं सब बातों को हम लोग थोड़ी सी जानेंगे। और देखिए कि जब भी कोई धागा हो जिसे कि रंगा जाता है या फिर बिना रंगा हुआ जो भी धागा रहता है जिससे कपड़ा तैयार करना होता है, उसे फिरकी या परेता पे या बॉबिन पे लपेटा जाता है। फिरकी, परेता या बॉबिन पर लपेटा जाता है। जो भी सूत रंगा हुआ रहता है या फिर बिन रंगा हुआ सूत जो रहता है उसे फिरकी, परेता या फिर बॉबिन पर लपेटा जाता है। सूतों की बुनाई करघा से की जाती है। सूत की जो बुनाई होती है वो किससे होती है? करघा से होती है। ठीक। और करघे की लंबाई आच्छादन, देखिए आच्छादन या फिर ताना, दो चीज़ होते हैं। जब करघे पर सूत को लपेटा जाता है, पहला तो उसमें होता है आच्छादन या ताना भी बोलते हैं उसे, और दूसरा होता है बाना या भरनी। यानी कि आच्छादन और ताना को इंग्लिश में हम लोग रैफ्ट कहते हैं, रैफ्ट कहते हैं, WRAP, और बाना या भरनी को इंग्लिश में वेफ्ट कहते हैं। तो रैप जो होते हैं वो लंबाई पर, करघे पर लंबाई में बांधे गए सूत होते हैं, यानी कि करघा है उस पे लंबाई में जो भी सूत बना गया है उसे ताना कहा जाता है या फिर आच्छादन कहा जाता है। और बाना या भरनी, चौड़ाई में जो करघे पर सूत जो बना जाता है उसी को बाना या भरनी या वेफ्ट कहा जाता है। करघे भी दो प्रकार के होते हैं, एक हस्त करघा होता है और एक विद्युत करघा होता है। करघा कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, एक हस्त करघा जिसे हाथ से चलाते हैं, और एक विद्युत करघा जिसे कि इलेक्ट्रिसिटी से चलाया जाता है, यानी कि विद्युत से चलाया जाता है। तो इन्हीं दो करघों की मदद से कपड़े को तैयार किया जाता है। और मैं ये बात फिर से बता रहा हूँ कि लंबाई पर अगर बांधा जाता है सूत को करघे पर तो उसे आच्छादन या फिर ताना कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में रैप कहते हैं, WRAP। और अगर चौड़ाई में बांधा जाता है, चौड़ाई में धागे पिरोए जाते हैं तो उसे बाना या भरनी कहा जाता है, जिसे कि इंग्लिश में हम लोग वेफ्ट कहते हैं। करघे दो प्रकार के होते हैं, एक हस्त करघा जिसे कि हाथ की मदद से चलाया जाता है, एक विद्युत करघा जिसे कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चलाया जाता है, यानी कि पावर लूम जिसे कहा जाता है। करघे को लूम कहा जाता है और हस्त करघा को हैंडलूम कहा जाता है। तो यहीं तक हम लोग जानेंगे। कपड़ा तैयार करने की एक और विधि होती है जिसे कि बंधई विधि कहा जाता है। उसमें क्या होता है कि केवल एक धागा का ही उपयोग किया जाता है। अगर आप उस एक धागे को लगातार खींचते हैं तो पूरा कपड़ा उधड़ जाता है। तो बंधाई विधि हाथों से भी तैयार किया जाता है और मशीनों से भी तैयार किया जाता है। आप जैसे घरों में स्वेटर का अवलोकन करें, जो स्वेटर घरों में बुने जाते हैं वो जो है कि बंधाई विधि द्वारा ही बुने जाते हैं। इन सब बातों के बारे में हमें जानना था, इन सभी बातों को लिखेंगे तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए कपड़ा तैयार कपड़ा तैयार करने की विधि।
वस्त्र क्या होते हैं? वस्त्र कपड़ों के बने होते हैं। और कपड़े क्या हो सकते हैं? कपड़े विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। कपड़ों के विभिन्न प्रकार हो सकते हैं। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक। और अनगिनत पतली महीन व लंबी रचनाएं अनगिनत पतली महीन व लंबी रचनाएं तंतु कहलाती है। अनगिनत पतली महीन व लंबी रचनाएं तंतु कहलाती है, जिसे कि हम लोग इंग्लिश में रेशा फाइबर भी कहते हैं। लंबी रचनाएं रेशा या तंतु कहलाती है। रेशा या तंतु, जिसे हम लोग फाइबर भी कहते हैं, इंग्लिश में FIBR फाइबर कहलाती है। ठीक। साथ साथ आप लोग नोट करते जाइए। अनगिनत पतली महीन व लंबी रचनाएं रेशा या तंतु कहलाती है। तंतु से कपड़े 2 चरण में तैयार किए जाते हैं या फिर होते हैं। तंतु से कपड़े 2 चरण में तैयार होते हैं। तंतु से कपड़े 2 चरण में तैयार होते हैं। पहला कताई होता है। पहला कताई होता है, जिसे स्पिनिंग कहा जाता है, SPINNING स्पिनिंग। और दूसरा बुनाई होता है, जिसे कि बुनाई, जिसे कि वीविंग कहा जाता है, WEAVING वीविंग। कताई 2 चरण में कपड़ों को तैयार किया जाता है। पहला कताई और दूसरा बुनाई। एक बार मैं समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी जब मैं पॉइंट लिख रहा हूँ आपको समझाते हुए चल रहा हूँ, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। तंतु की लंबाई जो होती है वो छोटी होती है। तंतु की लंबाई कैसी होती है? तंतु की लंबाई छोटी होती है। तंतुओं से लंबे सूत या धागे कताई द्वारा तैयार किए जाते हैं। तंतुओं से लंबे सूत या धागे कताई द्वारा तैयार होते हैं या किए जाते हैं। तो तंतुओं से लंबे सूत या धागे कताई द्वारा तैयार होते हैं।
या किए जाते हैं, द्वारा तैयार किए जाते हैं। अब देखिए, तंतुओं से तैयार धागे किए गए सूत, तंतु से जो तैयार सूत किया जाता है, तैयार जो सूत किया जाता है उसे यार्न कहा जाता है। तो तंतु से तैयार सूत, तंतु से तैयार सूत यार्न, YARN, यार्न कहलाता है। तो तंतु से तैयार सूत क्या कहलाता है? यार्न कहलाता है। ठीक। रेशा या तंतु से सूत या धागा तैयार करने की जो विधि होती है उसे कताई कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट लिखेंगे कि रेशा या तंतु से सूत या धागा तैयार करने की विधि कताई कहलाती है। और इसमें जो उपकरण लगते हैं कताई में उसे हस्त, तकवा या तकली कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे उपकरण, हस्त, तकवा, हस्त, तकवा या तकली। हस्त, तकवा या तकली कहा जाता है। जिसे कि यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए, हस्त, तकवा या तकली। तो यहाँ तक आप लोग इसे एक बार नोट कीजिए। और हस्त, तकवा या तकली से जो सूत तैयार किया जाता है उसे क्या कहा जाता है कि उससे रुई के रेशों को खींचकर लगातार ऐंठा जाता है, हस्त, तकवा या तकली में। बस वही प्रोसेस कताई कहलाती है। 5 बार समझा चुका हूँ मैं पहले भी, और इस बार भी 2 बार, 7 बार हो चुका भाई। इतना में तो समझ आना चाहिए। अब देखिए, बड़े पैमाने पर जो यार्न तैयारी की जाती है वो कताई द्वारा तैयार की जाती है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बड़े पैमाने पर यार्न कताई मशीन द्वारा तैयार, ठीक, तैयार
और यहाँ पे लिखेंगे छोटे पैमाने पर छोटे पैमाने पर हम लोग किस में लिखेंगे कि छोटे पैमाने पर जो सूत होता है वो चरखे से तैयार किया जाता है। छोटे पैमाने पर सूत चरखे से तैयार किया जाता है, तैयार। ठीक, तो बड़े पैमाने पर या कताई मशीन द्वारा, ठीक, और छोटे पैमाने पर चरखे से तैयार किया जाता है। और इसके बाद हम लोग बात करें अगर, तो कुटीर उद्योग, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, इस बात को मैंने आपको पहले भी इन सारी चीज़ों को बता चुका हूँ कि कुटीर उद्योग किसे कहा जाता है। महात्मा गांधी ने जब आंदोलन छेड़ा तो अंग्रेज के मिलों में जितने भी कपड़े तैयार हुए थे उनका बहिष्कार होना शुरू हो चुका था। ठीक, पहले भी शुरू हो चुका था। और जब वो बहिष्कार होना शुरू हो चुका तो फिर लोगों ने घरों में ही कपड़े बनाने क्या किए, तैयार कर दिए। और जब घरों में ही उन्होंने सूत को तैयार करना शुरू कर दिया तो वो किसकी मदद से, चरखे की मदद से। और चरखे की मदद से जब तैयार करना शुरू किया तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग उस उद्योग को कहा जाता है जो कि आप अपने घरों में क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं, तो उसी को कुटीर उद्योग कहा जाता है। देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग हम लोग उसे कहते हैं कि घरों में चरखे से सूत तैयार करना। ठीक, घरों में चरखों से सूत तैयार करना, और इसे कहा जाता है घर में चलने वाला उद्योग। घर में चलने वाला उद्योग। ठीक, घर में चलने वाला उद्योग, उसी को क्या कहा जाता है, कुटीर उद्योग कहा जाता है। अब जो भी रंगा या बिना रंगा जो भी रेशा है उसे रंगे या बगैर रंगे सूत को बगैर रंगे सूत को फिरकी या परेता या बॉम्बिन, फिरकी, परेता या फिर बॉम्बिन पे लपेटा जाता है। बॉबिन, BOBBIN, BOBBIN, बॉबिन पर लपेटा जाता है। बॉबिन पर लपेटा जाता है। ठीक, तो फिरकी रंगे या बगैर रंग सूत को फिरकी पर रहता है, फिर बॉबिन पे लपेटा जाता है। अब सूतों की बुनाई करघा से की जाती है। सूतों की बुनाई सूतों की बुनाई किससे की जाती है, तो वो करघा से की जाती है। करघा को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लूम, दैट इज लूम, LOOM, दैट इज लूम। तो इंग्लिश में लूम कहा जाता है। तो
इसके बाद आच्छादन, ताना बाना भरनी जो भी था, इसे हम लोग अगले लेक्चर में जानेंगे, आने वाले लेक्चर्स में, यानी कि लेक्चर का पार्ट 2 जो आएगा, लेक्चर नंबर 2 जो आएगा। तो आप लोग अच्छे से रिवीजन करके रखिएगा। आने वाले समय में आपको एक प्रैक्टिस शीट मिलेगा जो कि चैप्टर 3 का होगा, और मे भी इस संडे को मिल जाए या फिर आने वाले मंडे या ट्यूसडे को मिल सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि अब आपको हो सकता है अगले संडे को मिलेगा। मैं इस बार लेट नहीं करना चाह रहा इस वाले प्रैक्टिस शीट में, इसलिए क्योंकि ऑलरेडी पहले ही बहुत लेट हो चुका है। तो तब तक के लिए रिवीजन करके रखिएगा और अच्छे से पढ़ के रखिएगा। मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ भाई कि क्या था, 1-2 लाइन थी ऐसे कि तो एक सेकंड में थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ लाइनें क्या थी। तो सर आप लोग नोट कीजिए इसे। हाँ, तो देखिए आप लोग अगर नोट कर लिए तो 2 लाइनें सुनिए आराम से कि कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा। कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा। तुम लिखते जाओ मुश्किल, मैं मंजिल लिख दूंगा। तो मुश्किलें कितनी भी आए, मंजिल में आपको सभी को पार करके धीरे धीरे जाना है। कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होती, कोई भी चीज़ समय लेता है और आपको समय देना चाहिए। तो चलिए, तो तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। ओके बाय, थैंक यू। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। ओके बाय बच्चों, थैंक यू। सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू। थोड़ा सा भाई फास्ट हो गया, सॉरी, लेकिन थैंक यू, बाय।